70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दे तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है? एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट इन पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट इन पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल, बीपीएससी स्पेशलाइज्ड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट इन पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतने ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई है ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कॉमेंट है, प्लीज वीडियो में कॉमेंट करके बताएं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 121वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जो है वो 4 क्षेत्रों से, ठीक है, जिसमें आपको क्षेत्र याद रखने हैं कौन कौन से हैं। तो एक क्षेत्र है साहित्य मतलब लिटरेचर, इसके अलावा एक क्षेत्र है ये आपका विज्ञान मतलब साइंस, इसके अलावा एक क्षेत्र है कला यानी आर्ट, और एक क्षेत्र है ये आपका समाज सेवा मतलब सोशल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों को, कितने, 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। मतलब इनको इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति इनको सम्मान देने के उद्देश्य से डायरेक्टली राज्यसभा में क्या कर देता है, नॉमिनेट कर देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जो होंगे उनका आयोजन किसके द्वारा कराया जाएगा। तो भाई आपको पता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो होता है, इलेक्शन कमीशन का मेन काम ये होता है कि चुनावों का आयोजन कराना, इलेक्शन को कंप्लीट कराना। इसी तरीके से राज्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है पंचायतों के लिए चुनाव कराना। यानी यहां पर आपको आंसर क्या लगाना है, राज्य सरकार। ये राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वो पंचायतों के लिए चुनाव का आयोजन करवाए। इसके अलावा यहां पर देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, लिबर्टी ऑफ प्रेस कह लीजिए या फिर आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस कह लीजिए, तो प्रेस की स्वतंत्रता आपके संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। भाई आपने संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है, इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से एक स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब बोलने की, किसी चीज को बोलने की और उसे अभिव्यक्त करने की, रिप्रेजेंट करने का फ्रीडम जो है वो आप लोगों को प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, है ना, आर्टिकल 19(1) ए जो है इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या लगेगा, ए आंसर, आर्टिकल 19। बाकी के अनुच्छेदों के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि आर्टिकल 20 की बात करें, अनुच्छेद 20 की बात करें, तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, क्राइम किया जाता है, तो उसे कब अपराधी माना जाएगा और कब अपराधी नहीं माना जाएगा, ये आपको आर्टिकल 20 में मिलता है। 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि आपको आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बनाए रखने की फ्रीडम आर्टिकल 21 देता है। और आर्टिकल 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कि यदि किसी को अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो किन कंडीशन में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर है सारी चीज। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे कह रहा है लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है। भाई यहां पर आपको याद रखना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो 2 के लिए किया गया है। एक 1935, ठीक है, 1935 1935 का जो अधिनियम है उसके लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग है, और उसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जो है ना, 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1976 का, इसके लिए भी लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है।
इनको लघु संविधान क्यों कहा जा रहा है? तो भाई देखो 1935 के अधिनियम की मैं अगर बात करूं तो 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातों को उठाकर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज शामिल कर लिया गया, इसी वजह से उसे लघु संविधान कहा गया। और अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करता हूं तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहाँ पर बहुत सारी चीजों को या कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी व्यवस्थाओं में चेंजेस लाए गए थे, इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भाई जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? ये क्वेश्चन अब यहां पर देखेगा, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो इस वजह से अब वहां पर राज्यपाल तो होगा नहीं, लेकिन बनने से पहले जम्मू कश्मीर क्या था? एक स्टेट था, राज्य था। तो इस आधार पर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास था? तो भारत के राष्ट्रपति के पास था। आगे की तरफ चलते हैं, अगला यहां पर देख लेते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है भाई, यहां पर यह वाला क्वेश्चन पहले भी आप लोग कर चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज वहां पर थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, वहां पर इसकी लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी अलग थी, यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। योजना आयोग की स्थापना पूछ रहा है, वर्ष आपको पता ही है 1950, और डेट पूछे तो 15 मार्च 1950 आपको याद रखना है। आगे की तरफ आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये किस सूची का विषय है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या किसी सूची में नहीं? तो आपको याद रखना है आर्थिक नियोजन ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपसे कह रहा है कि अगर कोई बिल संसद में रखा जाता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो वो जो बिल है, वो जो विधेयक है, वो एक्ट कब बन जाता है, अधिनियम कब बन जाता है? तो यहां पर आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, वो है आपका आर्टिकल 111। ठीक है, अनुच्छेद 111 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां 111 में आपको ये मिलेगा कि संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक, यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देते हैं तो वहीं से वो जो बिल है वो एक्ट में बदल जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? अधिनियम कब बनता है बिल? ये तब बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें। ठीक है, अगर वो अपनी सहमति दे देते हैं तो जो बिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कह सकता है कि राष्ट्रपति को जो बिल है, राष्ट्रपति को विधेयक किस अनुच्छेद के तहत भेजा जाता है सहमति के लिए? तो आर्टिकल 111। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, हमसे कह रहा है कि भैया राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? भाई यहां पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि राज्यसभा आपके स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही राज्यसभा का निश्चित कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उनमें से जो टोटल सदस्य होते हैं उनमें से 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण कर जाते हैं, तो इस आधार पर एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष बन जाता है। लेकिन यहां पर किसका पूछा गया है? राज्यसभा का कार्यकाल। तो आपको बताना है कि यह समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि आपसे कह रहा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। भाई इससे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था जहां पर यह था कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भैया चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज है, ये दोनों जो हैं ये अपना त्यागपत्र, ये अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये अपना त्यागपत्र सौंपने का कार्य करेंगे। भाई यहां पर एक चीज देखिएगा, इस समय पर आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है और अभी आपके पास इतना समय बना हुआ है कि यदि आप प्रैक्टिस सेट को ही अच्छे से लगा लेते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन फंसाने का काम करेगा। तो आपको पता ही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस समय पर कई सारे ऐसे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए कई सारे आपके कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप उसमें जाकर एनरोल हो सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, आपसे कह रहा है
कि भैया इनमें से ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी मीटिंग में जाकर भाग लेता है। ऑप्शन में आपको वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन में आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो आपको याद रखना है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, जो भारत में विधि के, भारत में कानून के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जिस पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, तो महान्यायवादी आपको पता है भाई, ये आपके ऐसा पद है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर जान लीजिए। एक तो नाम याद रखिए स्वर्ण सिंह कमेटी का, इसकी रिपोर्ट के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके यहां पर शामिल किया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है किस भाग में शामिल किया गया था, तो भाग 4 का में शामिल किया गया था। इसके अलावा किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था, 51A या 51 का में किया गया था। इसके अलावा भैया इनकी संख्या प्रारंभ में 10 थी, वर्तमान में कितनी है, 11। और इसके अलावा किस देश के संविधान से लिए गए, तो पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से लिए गए। और किस संविधान संशोधन से इनको जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि भैया हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो भैया अगर हम संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना, इसके अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर भैया आपकी प्रस्तावना जो है ना, प्रियम्बल, उस प्रियम्बल के कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इनको क्रम में लगाना है। तो भैया आपको प्रस्तावना की भाषा याद होगी, जिसमें मैंने बताया था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पहला शब्द क्या है, सोवरन। ठीक है, उसके बाद समाजवादी, मतलब समाजवादी जिसको बोलेंगे सोशलिस्ट। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष कह लो, सेकुलर। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक, और उसके बाद आता है गणराज्य रिपब्लिक। तो ये शब्द आपके क्रम में बने, मतलब 1 2 3 4। आंसर क्या बनेगा, CADB, CADB यानी आंसर क्या हो गया, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, इनमें से कौन ऐसा है जो उस सभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। भाई ऐसा व्यक्ति जो सभा का सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करने का काम करे, तो उसको पदेन अध्यक्ष कहते हैं, या इसको एक्स ऑफिसियो कहते हैं। और भैया सबको याद होगा, राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं। और आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर भैया 4 आपको राजनीतिक दल दे रखे हैं, और आपको स्थापना का वर्ष दे रखा है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। भाई वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं भैया, आता है तो बिल्कुल आता है, और नहीं आता तो पता ही नहीं आता, याद रखिएगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि अगर मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करता हूं, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना 1925 लगाई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना को 1984 लगाई है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। आंसर क्या बन जाएगा, 1 3 4 2। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 1 3 4 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है,
तो फिर राष्ट्रपति के स्थान पर कौन काम करेगा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आपको पता है राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते, तो राष्ट्रपति के स्थान पर या राष्ट्रपति किसी कारण से यदि अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस कंडीशन में कौन उसकी अध्यक्षता करेगा या कौन राष्ट्रपति का कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कैसी समिति है? भैया आपको पता है पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, जिनमें सबसे नीचे की तरफ ग्राम स्तर विलेज लेवल होता है, उसके ऊपर खंड स्तर ब्लॉक लेवल, और सबसे ऊपर जिला स्तर या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, यहां पर पंचायत समिति की बात कर रहा है कि ये कैसी समिति होती है। तो आपको याद रखना है, ये जो होती है ये एक कंसल्टेंट कमेटी होती है। किस प्रकार की कमेटी है? ये कंसल्टेंट कमेटी है, परामर्शीय समिति है। एडवाइजरी मत लगाना, क्या लगाना है? परामर्शीय समिति है, कंसल्टेंट कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया, आपसे कह रहा है कि अनुसूचित जातियों की संख्या पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों की संख्या 2007 में जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई थी, उनकी संख्या पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों की संख्या 14 अगस्त 2007 को कितनी थी? तो भैया डेटा है, याद कर लेंगे, 1206 है ना। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत कितनी जातियों को शामिल किया गया है? तो आपको 1206 याद रखना है। मेरे हिसाब से आराम से याद रह लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? भाई ये वाले क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। किसी राष्ट्रपति का नाम दे देता है और आपसे पूछता है ये कौन से क्रम के थे। किसी उपराष्ट्रपति का नाम दे देता है, पूछ लेता है किस क्रम के थे। तो मोहम्मद हामिद अंसारी के बारे में याद रखेगा, ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भाई मोबाइल कोड, मोबाइल कोड का मतलब क्या है? मोबाइल कोड का मतलब होता है भैया, आपको पता है कि न्यायपालिका जुडिशरी के ऊपर काम बहुत है। जुडिशरी के पास बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, जो समय पर निपट नहीं पा रहे हैं। तो जो मामले हैं, जो कार्य है, उस कार्य को निपटाने के लिए एक नई सोच आई और उसे चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कहा गया, है ना। और मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? तो यहां पर आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम याद रखना है। ये इनके सोच है, ये जो सोच है ये किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है ना। सीएजी मतलब कैग को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। भैया पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये पूछा जा रहा है कि ये अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करेगी। तो ये अपनी रिपोर्ट जो सौंपती है किसको देखती है? लोकसभा के स्पीकर को। जो कैग होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं, ये लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट होती है ना, उसमें मदद करते हैं, उसको देखने का काम करते हैं, उसको जांचने का काम करते हैं। लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत किसे की जाती है? तो वो लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है भैया? कौन सा सही नहीं है? भाई ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहिएगा, ये छोटा सा शब्द लिखकर आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, हमसे कह रहा कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। पहला ऑप्शन, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ठीक है, राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर, मतलब मनी बिल के बारे में। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत बात है भैया। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के बाद उसे लोकसभा को लौटा सकती है। भाई धन विधेयक के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया था, है ना। धन विधेयक जो होता है ना, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल और केवल लोकसभा में रखा जाता है। और धन विधेयक के बारे में आपको याद रखना है, कौन सा सही नहीं है पूछा, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से आपको क्या बताना है? कौन सा गलत है। तो भैया गलत इसमें आपका कौन सा है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। कहां होती है? लोकसभा में।
बाकी राज्यसभा के पास शक्तियां इसके बारे में शक्तिहीन है भैया, 14 दिन के अंदर पास करना पड़ेगा। पास वैसे होगा जैसा लोकसभा चाहती है, यानी कि ये वाला कथन भी ठीक है। और इसके अलावा धन विधेयक को पारित करने के बारे में वो अपनी सिफारिश दे सकती है, लेकिन लोकसभा उसको माने या ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है भैया। संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो नागरिकों के अलावा बाहर के, मतलब जो हमारे यहाँ पर निवासी हैं उनको भी प्राप्त है। सबसे पहले तो ये जान लो कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, मतलब केवल नागरिकों को। तो भैया मूल अधिकारों में आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 है ना, फोन नंबर की तरह याद कर लो। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी के अनुच्छेद जो है वो सभी को प्राप्त है। भाई बोलने की आजादी ये 19 में आ जाएगी। देश के किसी भी हिस्से में जाने बसने की आजादी 19 में आ जाएगी। संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता ये पहले हुआ करती थी 19 के तहत। लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त होगा, मतलब सभी लोगों को प्राप्त होगा। केवल 15, 16, 19, 29, 30 छोड़कर नागरिकों के अलावा सभी लोगों को प्राप्त होते हैं आपके जो मूल अधिकार हैं वो। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला यहां पर कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद पूछा, बहुत सिंपल। नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 352 आपको याद रखना है ना। इसके अलावा बाकी के अनुच्छेद इतने महत्वपूर्ण नहीं है। 370 जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, याद होगा आपको, है ना। 3 प्रकार के हमारे यहाँ आपातकाल, 3 प्रकार की इमरजेंसी का उल्लेख है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता, कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, या जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोल देते हैं। और आर्टिकल 360 जो है उसके अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगला यहां पर देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। मतलब फिर से आपको क्या बताना है भैया, इनमें से कौन सा गलत है। भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में 4 कथन लिखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में 4 कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में किया गया था, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के साथ साथ कोर्ट मार्शल से सुनवाई कर सकता है। भाई कोर्ट मार्शल से सुनवाई नहीं की जा सकती, लेकिन कोर्ट मार्शल देखें, कोर्ट मार्शल में कोर्ट मार्शल जिसको हम सेना का न्यायालय बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेना का न्यायालय, सैन्य न्यायालय। तो यदि सेना के न्यायालय के द्वारा कोई मामला सुना जा रहा है तो उसके मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। यहां पर गलत कौन सा हो गया? डी। अगला देख लो भाई, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो भैया अगर मैं संपूर्ण भारत की बात करूं तो संपूर्ण भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति है। उसी तरीके से राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? राज्यपाल को बनाया गया है, गवर्नर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। भैया कितनी खतरनाक लैंग्वेज यूज किया है, कितनी खतरनाक लैंग्वेज यूज किया है। सिंपल भाषा में पूछ सकता था कि पंचायतों के अंदर जो 3 स्तर वाली प्रणाली अपनाई जा रही है वो किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर थी। तो भैया यहां पर आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता, बता चुका हूं। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसने ये सिफारिश की थी कि पंचायतें 3 स्तर पर कार्य करनी चाहिए। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की अशोक मेहता ने? पंचायतों के 3 स्तर की, पंचायतों के 2 स्तर की, पंचायतों के 1 स्तर की, या पंचायतों के बहु स्तर मतलब मल्टी लेयर की। ठीक है, यहां पर आप लोगों को याद रखना भाई वैसे तो हमारी पंचायतें जो हैं वो 3 स्तरों पर कार्य कर रही हैं, लेकिन अशोक मेहता ने ये कहा था कि पंचायतों को कितने स्तर पर कार्य करना चाहिए? 2 स्तरों पर कार्य करना चाहिए। 2 स्तरों की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये क्वेश्चन भैया अभी अभी करके ही आए थे आप, 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 आपको याद होगा। आगे आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है।
इनमें से कौन सा एक ऐसा मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है, जो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के रूप में भी शामिल है? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, काम का अधिकार, राइट टू वर्क, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मकान का अधिकार, राइट टू हाउसिंग। भाई देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को एक चीज देखना है, इनमें से कोई ऐसा अधिकार है जो आपके मानव अधिकार भी है, ह्यूमन राइट भी है, और उसके अलावा आपके यहाँ पर फंडामेंटल राइट भी है। तो ये अधिकार है शिक्षा का अधिकार। आपको पता है भैया, आर्टिकल 21 का क्लॉज ए, आर्टिकल 21 से, ठीक है, आर्टिकल 21 से, और 86वां संविधान संशोधन सबको याद होगा, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आपके यहाँ पर मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, सबको याद होगा, है ना। यहाँ पर क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो शिक्षा का अधिकार जो है ना भैया, ये आपकी पर्सनल लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, दैहिक स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसको 21A के तहत शामिल किया गया। अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? भाई देखो, शिक्षा का अधिकार 21A के तहत शामिल तो कर लिया गया, लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार वास्तव में लागू कब से हुआ था। तो यहां पर आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जो था, इसे मूल रूप से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, इनमें भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है भाई? 371, 372, 330, ये तो अपने आप ही गलत हो गए। सही कौन सा है? ये पहला सही है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भैया आर्टिकल कितने हैं? 395, भाग पार्ट कितने हैं? 22, और सूचियां, अनुसूचियां, शेड्यूल कितने हैं? तो 12। अगला क्वेश्चन देख लो, राज्यसभा में होते हैं, ठीक है भैया, ये तो सब लोगों को कंफर्म होगा कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन 250, 252 में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 250, ठीक है, यहाँ पर 250 सदस्य जो हैं, ये आपके कुल सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत। बाकी 238 जो होते हैं, उनका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन, वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? वरीयता क्रम में, ठीक है, किसमें पूछ रहा है? प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पूछ रहा है। वरीयता क्रम में सबसे पहले इनमें से कौन आएगा? यूपीएससी का चेयरमैन, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर आप लोगों को याद रखना है, सबसे ऊपर पूछ रहा है। तो इनमें अगर आप देखोगे, वरीयता क्रम में अगर आप देखोगे, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएंगे? आपके यूपीएससी के अध्यक्ष आएंगे। कौन आएंगे? यूपीएससी के अध्यक्ष आएंगे। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर, सरकार की संसदीय व्यवस्था में विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। भाई यहाँ पर आपको जो आंसर लगाना है वो यही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहा है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है ना, तो यहाँ पर भैया आपको पता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, और विधायिका यदि कोई कार्य करती है तो उसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा जो है वो सही है, ठीक है, एक से ज्यादा जो है वो सही हो सकते हैं। आंसर क्या लगाओगे? ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा भैया, किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से ज्यादा। भैया एक चीज देखिएगा, हमें तो संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना है, तो सिंपल सी बात है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? ग्राम पंचायत है। 73वां संविधान संशोधन सबको याद होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? मतलब गलत बताना है। त्वरित निर्णय, यानी कि स्विफ्ट डिसीजन, मतलब जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाए। लचीलापन, फ्लेक्सिबल, बड़े देशों के लिए आदर्श, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज,
कानून की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब यहां पर आपको आंसर लगाना है क्या होने वाला है। भाई एक चीज देखिएगा, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था की, तो देखो केंद्रीय शासन व्यवस्था जो होती है, यूनिटरी फॉर्म जो होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, वहां पर केंद्र को पावरफुल रखा जाता है, लेकिन उसकी विशेषता में त्वरित निर्णय मतलब तुरंत डिसीजन लेना शामिल होगा। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, आवश्यकता के अनुसार चेंज कर पाए, ये भी इसमें शामिल होगा। कानून की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये भी यहां पर क्या है, सही। लेकिन हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत है बड़े देशों के लिए आदर्श, आदर्श वादर्श नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा भैया। आम आदमी पार्टी, वर्तमान में आम आदमी पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। आम आदमी पार्टी है राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। यहां पर भी आंसर पर गौर कीजिएगा। अभी अभी मैंने बताया भैया आम आदमी पार्टी, यहां पर देखो क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय पार्टी, इससे पहले ये कौन सी पार्टी हुआ करती थी, तो ये राज्य पार्टी हुआ करती थी। आगे की तरफ चलते हैं, आपसे कह रहा भैया संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। भाई आप लोगों को याद होगा मैंने 5 प्रकार की रिटें बताई थी, 5 प्रकार की रिटें, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, अधिकार परीक्षा को वारंटो, उसके अलावा परमादेश मैंडमस था, ठीक है, उसके अलावा उत्प्रेषण सर्ट्योरेरी था, प्रतिषेध प्रोहिबिशन था। यहां पर ये कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी रिट है जिसे पोस्टमार्टम भी कह दिया जाता है, तो यहां पर अधिकार परीक्षा रिट आपको याद रखना है, को वारंटो। ठीक है, अधिकार परीक्षा या को वारंटो रिट जो है, इसको पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। भाई आपको याद होगा कि अधिकार परीक्षा रिट क्यों निकाली जाती थी, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सरकारी पद गलत तरीके से धारण कर लिया जाता है, तो कोर्ट के द्वारा उससे पूछा जाता था कि आपको ये पद धारण करने का अधिकार क्या है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। भाई आपको पता है वीवीपैट, इसका प्रयोग वोटिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, वोटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है इसका जो न्यू वर्जन है वो किस नाम से जाना जाता है, तो भैया नाम याद कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लेगा, तो नाम याद कर लेना है, क्या है, M1, क्या है भैया, M3, क्या है, M3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि भैया विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, इनमें से कौन सा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, लोक सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, और एक है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। भाई हमें क्या बताना है कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन किसके माध्यम से किया गया था, तो पता है आपको, पंचायतों के माध्यम से किया गया था। हमसे कह रहा है इनमें से इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहां पर देखिएगा ये वाला पॉइंट है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भाई नहीं नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जगाना होना चाहिए था, ठीक है, इनका ये भी काम है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोगों को याद रखना है कि वो कौन सा केस था जिसमें पहली बार मूल ढांचे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, तो वो था भैया केशवानंद भारती मामला। कौन सा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, ये इसका सही आंसर है, जिसमें पहली बार मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया गया। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मूल ढांचा क्या है, इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, और ये कहा था कि समय समय पर मैं इसे डिफाइन करता रहूंगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, भारतीय निर्वाचन आयोग इनमें से किस अनुच्छेद से संबंधित है, 324, 148, 342, 325। भाई यहां पर 324 सबको याद होगा, ठीक है,
आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, और उसके साथ में जोड़कर याद रख सकते हो आर्टिकल 326, जिसमें आपके वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज का उल्लेख किया गया है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विधि का नियम, कानून का, अधिराज्य का मतलब क्या है? ठीक है, मीन पूछा है रूल ऑफ लॉ या फिर आपके एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। ठीक है, यहां पर किसका पूछा है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में पूछ रहा है रूल ऑफ लॉ या विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। अब भैया ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। पहला, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। दूसरा, सभा के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। और एक दे रखा है कि भैया इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से ज्यादा। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि जब हम बात करते हैं विधि के शासन की, ठीक है, आर्टिकल 14 में लिखा है ना, अनुच्छेद 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में आपके यहाँ लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों के साथ में कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा और सभी लोगों को जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो कानून के अनुसार। यहां पर सही आंसर क्या होगा? ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र की बात करता है विधि का नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायती राज संस्थाओं के भैया विषयों की संख्या क्या है? 29 विषय पता है ना। नगर पालिका के लिए विषयों की संख्या कितनी है? 18 है, याद रखना। पंचायतों के लिए विषय कितने हैं? 29। और नगर पालिकाओं के लिए विषय कितने हैं? तो 18। यहां पर अनुच्छेद पूछ लिया है। भाई ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो कतई नहीं। ठीक है, यहां पर आपको केवल डेटा याद करना है, आर्टिकल 243 का जी। ठीक है, आर्टिकल 243 का क्लॉज जी जो है उसके अंतर्गत पंचायतों के विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, क्या बोलते हैं इसको? सीएए, कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2018। ये भी भैया देखो फैक्चुअल है, ये क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन भी यहां पर फैक्चुअल है, तो आपको डेट पता होना चाहिए कि भैया ये कब पारित किया गया। तो 11 दिसंबर 2019। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 आपको याद रखना है। काफी ज्यादा विवाद हुआ था इसके ऊपर, सभी लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि काफी ज्यादा विवादास्पद रहा था ये। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? भाई आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहाँ पर पंचायतों को, ठीक है, पंचायतों को आपके यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई, ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी, मतलब सबसे पहले कहां से हुई? तो यहां पर आपको याद रखना है कि भैया आपके जो 64वां संविधान संशोधन बिल, कौन सा? यहां पर आपको याद रखना है कि आपका जो 64वां संविधान संशोधन बिल था उसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन बिल की नींव डली थी। पहले कौन सा था? 64वां। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर भैया सीए के बारे में, है ना। आपसे कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है ना। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना। भाई बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेंट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोकना या मतलब यहाँ से हटा देना। इसके बाद आपसे कह रहा वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, मतलब ऐसे इंडियन जो जेन्युइन है, जेन्युइन इंडियन सिटीजन जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तीसरा है विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, मतलब अगर कोई फॉरेनर भारत के अंदर इलीगल रूप से प्रवेश करता है तो उसको रोकना। इसके अलावा आपको दे रखा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ये बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन देशों में रहने वाले जो सिख, बौद्ध या फिर पारसी, हिंदू, इससे जुड़े हुए जो लोग थे उनको नागरिकता प्रदान करने से संबंधित था सीएए 2019। इसीलिए इस पर विवाद भी हुआ था क्योंकि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? भाई आपको पता है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है
और जम्मू कश्मीर के साथ में ही लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की तो विधायिका है, ठीक है, लेकिन लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, लद्दाख की अपनी कोई लेजिस्लेचर नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, विधान परिषद के सदस्य इनमें से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? भाई स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, स्नातक के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। भाई बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो भैया जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं ना, उनको चुनने में जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत, नगर पालिका वगैरह, उनके सदस्य भी शामिल होते हैं। शिक्षक मतलब जो 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। स्नातक जो 3 वर्ष पहले मतलब स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी मौका दिया जाता है। विधानसभा के सदस्यों को भी मौका दिया जाता है, और राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्यों को नॉमिनेट मनोनीत किया जाता है। लेकिन उद्योगपति इसमें शामिल नहीं होते, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शामिल नहीं है। अगला यहां पर देख लो भैया क्या कह रहा है कि इनमें से संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? भाई आपको ये बताना है, इनमें से ऐसी कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव को रूल बनाने से या रूल रेगुलेशन बनाने से संबंधित है। पहली दे रखी है कमेटी ऑन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, दूसरा दे रखा कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एक दे रखा कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, एक दे रखा कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या एक है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ। ठीक है, यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि इनमें जो कमेटी है वो है कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, मतलब अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति जो है वो ऐसे नियम कानूनों को बनाती है जिसके आधार पर एग्जीक्यूटिव अपने रूल एंड रेगुलेशन को डिसाइड करती है। अगला देख लो यहां पर 300 किससे संबंधित है भैया? वैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे आर्टिकल 300 का या 301 किससे संबंधित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? भाई मुकदमे और कार्यवाही से, सरकारी ठेकों से, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। ठीक है भाई, यहां पर एक चीज पर गौर कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मुकदमे और कार्रवाई, ठीक है, क्या लिटिगेशन एंड प्रोसीडिंग जो है इनसे संबंधित है आपका आर्टिकल 300। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कह रहा है न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ रेगुलर लॉ, परंपरा यानी ट्रेडिशन पर आधारित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, या एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहां पर आपको याद होगा, अभी अभी मैं आपको बता कर आया था, ठीक है, अभी अभी मैं आपको बता कर आया था कि भैया यहां पर देखिए आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे, न्यायिक प्रणाली, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, तो यहां पर देखो संविधान भी हो जाएगा, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया भी हो जाएगी, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर आंसर एक से ज्यादा जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं यहाँ पर? एक से ज्यादा आंसर यहाँ पर लग रहा है। आंसर क्या लगाओगे? ई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 16वें उपराष्ट्रपति, ठीक है, 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? भाई देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, कितने शामिल थे, कौन कौन शामिल था, कौन कौन शामिल होते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बस याद कर लेना है। 2022 में जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे तो निर्वाचक मंडल में टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो भैया 788 आपको याद रखना है। कितना? 788। चलिए इनमें से हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद, अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनता है तो वो कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा कितनी भी बार, ठीक है। आपको यहाँ पर आर्टिकल 57 याद रखना है, अनुच्छेद 57 जो किसकी बात करता है? री इलेक्शन की बात करता है, ठीक है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है। और यहाँ पर याद रखिएगा ये कहा गया है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में केवल कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? भाई देखो सामान्यतः जनरली की बात कर रहा है, वैसे तो आपको पता है 2 सत्रों के बीच में अधिकतम जो समय सीमा हो सकती है वो 6 महीने है, ठीक है,
लेकिन आमतौर पर कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3 सत्र। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो भैया यहाँ पर सबसे पहले होता है बजट सत्र साल की स्टार्टिंग में। इसके बाद में दूसरा सत्र आ जाता है जिसको कहते हैं मानसून सत्र, और इसके बाद में तीसरा सत्र होता है जिसको शीत सत्र या विंटर सेशन के नाम से जानते हैं। तो परंपरा के अनुसार ये 3 सत्र आपके यहाँ बुलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाई स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन था उसका अध्यक्ष कौन था? तो भैया सीतलवाड़ जी का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है आपको? एमसी सीतलवाड़ का नाम याद रखना है। ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, और सबसे पहला विधि आयोग 1935 में था। ठीक है, 1835। ठीक है, 1835 1835 में लॉर्ड मैकाले याद होंगे आपको, वो सबसे पहला विधि आयोग था। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या हार्मोनियस लाइफ, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। भाई सामुदायिक विकास की अगर मैं बात करूं, जिसको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, कम्युनिटी डेवलपमेंट के इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन है। आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, ये हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, मतलब एक से ज्यादा आंसर इसमें शामिल है। आंसर आपको क्या लगाना है? ई आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? भाई इस समय पर इसकी डिमांड भी चल रही है। ठीक है, कि अगर राज्य एक है ना, अगर एक राज्य है तो वहां पर चुनाव जो होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए। और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि उससे होगा ये कि भैया आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर जो चुनावों पर भारी भरकम खर्चा किया जाता है उस खर्चे में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी बात का उल्लेख हो। आंसर क्या हो जाएगा? ये 83 भी नहीं है, 172 भी नहीं है, 356 भी नहीं है, 246 भी नहीं है। अगला, पंचायत व्यवस्था इनमें से कहां पर नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल, या कोई नहीं, या एक से अधिक। भाई पंचायत व्यवस्था वैसे तो आपको पता है लगभग लगभग हर स्टेट में है। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जहां पर पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल। ठीक है, इनमें से कहां पर नहीं है? इनमें से आपको अब क्या लगाना है? आंसर एक से अधिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 181 का आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया, लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? भाई 84वां संविधान संशोधन याद है, कल ही बताया था मैंने। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कर दिया गया है कि लोकसभा की सीटों की संख्या जो है उसमें कोई भी चेंजेस 2026 से पहले नहीं किया जाएगा। 2026 में जो भी चेंज होना है वो कब होगा? 2026 में। सर्वोच्च न्यायालय क्या है भाई? संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट है। मानव अधिकारों का संरक्षक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। संविधान का अंतिम विवेचक है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट, या एक से अधिक, या कोई नहीं। भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। ठीक है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक होता है, प्रोटेक्टर होता है। यहाँ पर आंसर एक से अधिक है। संघीय न्यायालय के पहले ये संघीय न्यायालय ही कन्वर्ट हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। आंसर यहाँ पर क्या लगाना है आपको? ई आंसर लगाना होगा। क्या आंसर लगाना होगा? ई, क्योंकि यहाँ पर आंसर एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करेगी? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति। भाई एक चीज देखिए, किसकी बात कर रहा है? वित्तीय स्थिति की, फाइनेंशियल कंडीशन। अब फाइनेंशियल कंडीशन की जांच के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? फाइनेंस कमीशन। यानी आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर क्वेश्चन है भाई, व्यवसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, या ग्रेड 12। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी कक्षा होगी जहां से व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना ये कब से है? तो ग्रेड 6। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेड 6 यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, या कोई नहीं। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पटक के दे मारोगे, है ना? आपको पता है आयरलैंड। आयरलैंड स्पेनिश संविधान, आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लिया गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1974 में, 1975 में, 1976 में, या कोई नहीं? भाई सिक्किम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, सिक्किम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं हुआ करता था, सिक्किम को भारत में बाद में मिलाया गया था, है ना। सबसे पहले इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का। बाद में इसको पूर्ण राज्य, फुल फ्लैग्ड स्टेट जो बनाया गया, वो 1975 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1975। आगे, अच्छा, आपको संविधान संशोधन कमेंट में बताना है, किस संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये कमेंट में बताइएगा। चलिए, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में विचार करना है। भाई कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है? तो जो आपकी जुडिशरी है, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में जो जजेस की नियुक्ति की जाती है, तो वो जजेस की नियुक्ति से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कॉलेजियम सिस्टम। अब उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उसमें उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। गलत बात। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सही बात है, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ठीक। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। गलत, ठीक है, विधि नहीं है इससे संबंधित। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती, नहीं, पीएन भगवती नहीं है, पीएन भगवती जो है ये जनहित याचिका से जुड़े हुए हैं, पीआईएल, है ना। यानी आंसर पहला और तीसरा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्या लगा दोगे? डी आंसर लगा दोगे, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आप 1 और 3। अगला क्वेश्चन देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, देख लेंगे आप, ठीक है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, सोशलिस्ट, सेकुलर, अखंडता। जोड़े थे भाई, तीनों जोड़े थे। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। गलत बात, ठीक है। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, 39A, 43A और 47, ठीक है। इसने नई निदेशक सिद्धांत जोड़े, 39A दे रखा है ना, 43A दे रखा है और 47, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, कौन कथनों पर विचार कीजिए, तो यहां पर आपका, ठीक है। अगला क्या है? इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा जी, ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो भाई पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी गलत कौन से हुए? 2 और 3, ठीक है। यानी आंसर क्या लग जाएगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? अच्छे से याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहां पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने कूद रहा है भाई, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? पहला, आदिम लक्षणों के संकेत, मतलब उसमें वो जो जाति है उस जाति में ऐसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं जो बहुत प्राचीन समय के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, ठीक है। आंसर चारों है भैया। अगर स्पेशल कल्चर है ना, लोगों के संपर्क में नहीं है, पिछड़े हुए हैं, है ना, भौगोलिक रूप से कटे हुए हैं, या आदिम लक्षण पाए जा रहे हैं, तो वो क्या बनती है? अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से आया है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भाई किसी भी प्रकार का देखो, कोई भी कोर्स वगैरह यदि आपको लेना है, कोई टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, तो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपने कोर्स को अवेलेबल करा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं इस समय पर, क्योंकि आज मैंने पॉलिटी का आपको पीवाईक्यू कराया है, ठीक है, पॉलिटी का पीवाईक्यू कराया। पूरी उम्मीद है मुझे 100% मजा आया होगा आपको, ठीक है। तो भैया ऐसी ही प्रैक्टिस यदि आप लगातार करते रहोगे तो सफलता आपके पास होगी। चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, ठीक है भैया। सिंपल, आर्टिकल 17 याद रखेगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 14 अभी बताया था, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण,
यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब किसी के धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, या फिर उसके लिंग यानी जेंडर के नाम पर, जन्म स्थान बर्थ प्लेस के आधार पर, डिसेंट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 पहले ही बता चुका हूं, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, या फिर संसद के पास? तो भैया यहां पर याद रखिएगा, संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, पांचवी अनुसूची किसी विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है ना भैया, पांचवी अनुसूची में कुछ जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, उन अनुसूचित जनजातियों के बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, और यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पर आंसर लग जाएगा। तो भाई ये थे आपके, ठीक है, ये थे आपके पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पीडीएफ वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिया है इंडियन पॉलिटी का, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। उम्मीद है भाई सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ या नए सिलेबस के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।